हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, वह है पंचवर्षीय योजना, उसको लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं, चाहे वह एसएससी हो या फिर यूपी-ट्रिपल-एससी हो या टेट सी-टेट कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड ज़रूर आते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी फैक्ट्स है, उसको मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, इस लेक्चर को देखने के बाद आपका जो है एक भी क्वेश्चन जो है जो पंचवर्षीय योजना से आता है वो छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से देखिए लेक्चर को, और लास्ट में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो उसको आप डाउनलोड करके नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना को देखने से पहले सबसे पहले एक दो टॉपिक है उसके बारे में जान लेना ज़रूरी है, जिससे कि आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज मिल जाए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो चलिए पहले उन टॉपिक्स को पहले देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन क्या होता है? आर्थिक नियोजन मतलब होता है इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब एक प्लानिंग करना। जैसे कि घरों में जो है घरों में जैसे कि हमारी मम्मी है, हाउस वाइफ जो है, वो प्लानिंग करती है कि हम अपने बजट को देखते हुए एक प्लानिंग की जाती है कि हमें इस महीने क्या क्या सामान लाना है, कितने पैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी तरह से हमारे देश में भी एक आर्थिक नियोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है कि हमारे देश में इस साल कौन कौन सी योजनाएं लागू करनी है, तो उसके लिए कितना बजट पास करना है, कितने पैसे हमें कहाँ से मिलना है, ये सब बारे में जो है एक प्लानिंग की जाती है। तो नियोजन का तात्पर्य है उपलब्ध संसाधनों का पूर्वानुमान लगाकर उसके लिए एक ऐसी रणनीति बनाना जिससे संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग हो सके। मतलब नियोजन का तात्पर्य ये है कि हमारे पास कितने संसाधन हैं, मतलब कितने हमारे पास बजट है, और भी बजट के अलावा और भी जो संसाधन जो है कितने हमारे पास है, खनिज है, कितनी खनिज संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है। तो उसको देखते हुए बजट और इन संसाधनों का जो है एक प्लानिंग करके रणनीति बनाकर उसका कैसे अनुकूलतम प्रयोग किया जाए, तो इसके बारे में हम देखते हैं आर्थिक नियोजन में। तो जिससे कि कम संसाधनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके, मतलब कम संसाधनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके, इसका हमें ध्यान रखा जाता है आर्थिक नियोजन में। क्योंकि आर्थिक नियोजन अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि संसाधनों का एक अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास जो जितने भी संसाधन हैं तो उसका अनुकूलतम उपयोग हो सके, इसके लिए आर्थिक नियोजन बहुत ज़रूरी है। तो आर्थिक नियोजन को सबसे पहले जो है पूर्व सोवियत संघ रूस ने 1928 में अपने देश में लागू किया था। तो सोवियत संघ रूस को देखकर जो है हमारे देश में उस समय के जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता के बाद रूस से प्रभावित होकर पंचवर्षीय योजनाओं को प्लानिंग में अपनाया। मतलब सोवियत संघ रूस से प्रभावित होकर ही पंचवर्षीय योजनाओं को जो है हमारे आर्थिक नियोजन में शामिल किया गया। किन्होंने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर उसके बाद देखते हैं कि 1934 में जो है सर एम विश्वेश्वरैया ने क्या किया, सबसे पहले अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में सबसे पहले प्लानिंग के बारे में बताया। तो प्लानिंग सब के बारे में इन्होंने बताया सबसे पहले अपनी बुक प्लान्ड इकोनॉमी में। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो है 1943 में जो है महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों से प्रभावित होकर श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की। एक योजना है गांधीवादी योजना, इसको भी देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज के लिए आपको ये सब जानना जरूरी है। आगे देखते हैं 1944 में बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने क्या किया, सर आदरेशिर दलाल के नेतृत्व में बॉम्बे प्लान शुरू किया। फिर उसके बाद जो है
1945 में श्रमिक नेता थे, इनका नाम था एम.एन. राय यानी माधवेंद्र नाथ राय। इन्होंने क्या किया, जन योजना प्रस्तुत की। फिर अगला है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 1950 में जो है जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। ये एग्जाम अक्सर आता है कि सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने की या सर्वोदय योजना का संबंध किससे है, तो ये है जयप्रकाश नारायण से। फिर आगे देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में। तो प्लानिंग कमीशन क्या है, प्लानिंग कमीशन जो है ये 1946 में एक कमेटी गठित की गई थी, केसी नियोगी समिति की, उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो केसी नियोगी समिति के सुझाव पर जो है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। डेट याद रखिए दोस्तों, ये पूछता है एग्जाम में। 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया। और ये अक्सर आता है एग्जाम में कि पूछता है कि योजना आयोग किस तरह की संस्था है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। दोस्तों तो ये यानी योजना आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक संस्था है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और उपाध्यक्ष के बारे में अक्सर एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है दोस्तों, तो योजना आयोग जो है वर्तमान में ये काम मतलब ये इसको बंद कर दिया गया। तो योजना आयोग के स्थान पर जो है 1 जनवरी 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दूसरा आयोग बनाया जिसका नाम था नीति आयोग। तो नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, इसको एग्जाम में पूछ लेता कभी। नीति आयोग मतलब एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। कब लाया गया था, 1 जनवरी 2015 में। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन हैं, इसके अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मतलब नीति आयोग का जो अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जिस तरह से योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री हुआ करता था, इसी तरह नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। तो ये उसके बाद देखते हैं कि इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे, मतलब जब ये बना था उस समय उसके उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगरिया। तो अरविंद पनगरिया जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर राजीव कुमार। तो डॉक्टर राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग क्या है, यह एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। मतलब इसमें विचार विमर्श किया जाता है, इसमें योजना बनाई जाती है, तो इसको थिंक टैंक बोलते हैं। थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। और ये जो और ये इम्पोर्टेंट है कि योजना आयोग जो है केंद्रीकृत संस्था थी। ठीक, मतलब केंद्रीकृत मतलब ये केंद्र सरकार, केंद्र की संस्था थी, इसमें राज्यों का हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन जो नीति आयोग जो बना है ये एक विकेंद्रित संस्था है, मतलब इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य भी शामिल होते हैं। तो राज्यों का भी इसमें योगदान रहता है नीति आयोग में। और वर्तमान में नीति आयोग के जो CEO है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, यानी प्रमुख कार्यकारी जो अधिकारी जो हैं वो हैं अमिताभ कांत। तो इसको भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो अमिताभ कांत जो है CEO है नीति आयोग के वर्तमान में। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, यही वो संस्था है जो पंचवर्षीय योजनाओं को जो है अनुमोदन करता है। मतलब फाइनल रूप से जो है पंचवर्षीय योजनाओं को जो लागू करने की जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को ही जाती है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था, ये भी एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। यह एक अधिकार प्राप्त उच्च संस्था है जो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदन करता है।
ठीक है दोस्तों, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद ही पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है। फिर आगे देखते हैं, एक परिषद का गठन किया गया था, वह है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? ये अनुच्छेद 263 के अनुसार जो है केंद्र तथा राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों पर विचार करने, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो भी विवाद होते हैं उसको सुलझाने के लिए और सुझाव देने के लिए इस परिषद का गठन किया गया था। और यह एक संवैधानिक संस्था है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है एक संवैधानिक संस्था है और इसमें जो क्या है सभी राज्यों के जो सीएम है वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये भी एक विकेंद्रित संस्था है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना को देखने से पहले एक छोटा सा मैंने कैलकुलेशन एक बनाया है, तो उसको आप समझ लीजिए। ये कैलकुलेशन इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं का जो सन पूछ लेता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो उस सन को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको आसान बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन बनाया है, तो उसको आइए देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1 अप्रैल 1951 को लागू हुई थी। तो उसको आप जरूर याद रखिए कि पहले शुरुआत कब हुई थी, कि इसी को बेस मानकर 1951 को ही बेस मानकर हम बाकी पंचवर्षीय योजनाओं का जो अवधि है, जो वर्ष है, उसको हम निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और याद रख लीजिए कि योजना अवकाश, पंचवर्षीय योजना जो है प्रत्येक 5 वर्ष में लगता है। तो मतलब जैसे 1951 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 1956 आएगा। तो 1951 से 1956 जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना होगा। और उसी तरह से फिर 1956 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 1955 से 1956 प्लस 5 1961, तो 1956 से 1961 जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। लेकिन ये क्रम जो है बीच में 3 जगह टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि बीच में योजना अवकाश आ गया था। तो आप उस योजना अवकाश को, 3 योजना अवकाश है, उसको आप याद कर लीजिए ध्यान से। तो इससे आपको पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधि है उसको निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहला योजना अवकाश था 1966 से 1969 के बीच, मतलब 1966 से 1969 ये पहला योजना अवकाश है। और दूसरा योजना अवकाश है 1978 से 1980, जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं। फिर तीसरा योजना अवकाश है वो है 1990 से 1992। तो दोस्तों इन तीनों योजना अवकाश को आप ध्यान में रखिएगा, ये ज़रूरी है। तो इसको ध्यान में रखेंगे तो अब इजीली जो है पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधि है उसको आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो पंचवर्षीय योजना जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लागू होता है, जैसे कि मैंने पहले आपको भी बताया ऊपर। तो पंचवर्षीय योजनाओं को जो है हर 5 वर्ष में लागू किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 को लागू हुई थी। तो 1951 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1956 आएगा। ठीक है, तो 1956, तो इससे ये पता चल जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका कब से कब तक चालू हुआ था? 1951 से 1956। दोस्तों तो आगे देखते हैं अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फिर हम देखते हैं कि 1955 में जो है फिर 5 ऐड करेंगे तो 1961 आएगा। तो 1956 से 1961 जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। फिर उसके बाद देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में फिर 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1966 आएगा। तो 1966 जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना।
तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है फिर वही करेंगे। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है योजना अवकाश आ जाता है, क्योंकि 1900 जो है 1906 मैंने ऊपर बताया कि 1966 से 1969 जो है वो योजना अवकाश था। तो योजना अवकाश जो है तो 1966 से 1969 के बीच जो है कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं थी। इसके बीच जो है 3 साल का एक वर्षीय योजना लागू की गई थी। तो अब हम लेंगे 1966 के बाद 1969। तो 1969 देखते हैं। तो 1969 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 1974। तो 1969 से 1974 तक जो है चौथी पंचवर्षीय योजना थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं फिर देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में एक चीज़ याद रखिएगा कि पाँचवीं पंचवर्षीय जो योजना थी वो 5 वर्ष से एक साल पहले यानी 4 वर्ष तक ही चली, क्योंकि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या है, पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार आ गई थी, जिसके वजह से जो है इस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया। तो इसलिए जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है इसमें हम 5 नहीं, इसमें 4 ऐड करेंगे। तो इसमें 1974 प्लस 4 ऐड करेंगे तो 1978 आएगा। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना जो है में जो योजना गैप है वो 3 बार आया है। पहला गैप जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद, फिर दूसरा गैप जो है जो गैप आया योजना अवकाश आया था वो 6वीं में आया था। फिर अगला है 8वें, मैंने यानी 4 फिर 6 फिर 8। तो 4 6 8 ये 3 पंचवर्षीय योजनाओं में जो है योजना अवकाश आया है। फिर आगे देखते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1900, अब देखिए यहाँ पे भी योजना अवकाश आ गया 5वीं के बाद, क्योंकि 1978 से 1980 के तक जो है योजना अवकाश था। तो इसलिए 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है 1978 से शुरुआत ना होकर ये शुरुआत होगा कहाँ से, ये होगा शुरुआत 1980 से। तो 1980 में 5 से जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1980 से 1985 तक। फिर आगे देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में फिर 1985 में फिर आप 5 ऐड करिए तो क्या आएगा, 1990 आएगा। तो 1990 जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना चली। फिर उसके बाद देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर योजना अवकाश आ गया, क्योंकि 1990 और 1992 के बीच जो है योजना अवकाश था। तो अब 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है कि 1992 से में जो है स्टार्ट होती है। तो 1990 से 1992 तक योजना अवकाश था। तो 1992 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 1997। तो 1992 से 1997 तक जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। फिर उसके बाद दोस्तों और कोई योजना अवकाश नहीं था। फिर उसके बाद जो है 5 ऐड करते जाइए 5 वर्ष, और योजना फिर अगली पंचवर्षीय योजना आती रहेगी। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1975 प्लस 5 यानी 1975 से 2002 तक चली। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2005 तक। फिर उसी तरह 11वीं पंचवर्षीय योजना 2002 प्लस 5 यानी 2007 प्लस 5 यानी 2012, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 प्लस 5 यानी 2017, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच चली। तो दोस्तों तो आखिरी पंचवर्षीय योजना यही थी 2017, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। तो इससे आपको पंचवर्षीय योजनाओं की जो समय अवधि है उसे निकालने में आपको सहूलियत मिलेगी। चलिए अब डिटेल से आप पंचवर्षीय योजनाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसको लागू किया गया था। ये योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू हुई थी, जिसका कार्यकाल 1951 से
1956 था। ठीक है, तो दोस्तों हर पंचवर्षीय योजना के पीछे एक मॉडल था, तो आप उस मॉडल को ज़रूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, मॉडल के बारे में ज़रूर पूछता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो था हेराल्ड डोवर मॉडल। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो हेराल्ड डोवर मॉडल। तो हेराल्ड डोवर मॉडल जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और लक्ष्य क्या था प्रथम पंचवर्षीय योजना का? प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि एवं सिंचाई का विकास। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है कृषि और सिंचाई को विकसित करना, उसको सुधारना, यही इसका उद्देश्य था। इस योजना के दौरान जो है बहुत सी नदी घाटी परियोजना हमारे देश में बनाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना जो कि सतलज नदी में के किनारे बनाई गई है, जो कि पंजाब में है। और ये भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सबसे बड़ी परियोजना है हमारे देश की। देखिए दोस्तों, सबसे लंबी नहीं, सबसे बड़ी परियोजना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे लंबी पूछेगा तो दूसरा है, ये सबसे बड़ी परियोजना है हमारे देश की यानी भारत की, भाखड़ा नांगल। फिर अगला देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर बनाई गई है। फिर उसके बाद ये देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी में बनाई गई है, जो कि ओडिशा में है। तो हीराकुंड परियोजना महानदी में बनाई गई ओडिशा में, और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक दोस्तों, ये तो विश्व का सबसे लंबा बांध है ये हीराकुंड परियोजना। आगे देखते हैं, तो इसी जैसे ही योजना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को ध्यान में रखे बनाया गया था। फिर उसके बाद देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड ईयर प्लान। तो 1956 से 1961 तक चली। तो इसका जो मॉडल था वो मॉडल था नेहरू महालनोबिस। दो व्यक्ति थे, यानी नेहरू जी और महालनोबिस, दोनों ने मिलकर इसका मॉडल बनाया था। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था भारी एवं आधारभूत उद्योगों का विकास। भारी उद्योग मतलब जैसे कि स्टील प्लांट्स वगैरह है, लोकोमोटिव्स वगैरह, मतलब जहाँ ट्रेन के डिब्बे बनते हैं, तो ऐसे भारी उद्योगों का विकास करना। और जो आधारभूत उद्योग जो है, आधारभूत उद्योग जो है, जैसे स्टील प्लांट जो है, मतलब इस्पात उद्योग जो होता है, लौह और इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग होता है। तो आधारभूत उद्योग और भारी उद्योगों का विकास करना ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो इस योजना में राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है वो स्थापित किया गया। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में बनाया गया। फिर उसके बाद देखते हैं भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, जो कि रूस के सहयोग से यानी रसिया के सहयोग से बनाया गया। फिर दुर्गापुर स्टील प्लांट देखते हैं। फिर दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है पश्चिम बंगाल में है, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुई। और फिर अगला है चितरंजन लोकोमोटिव्स वर्क्स, जो कि आसानसोल पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, जो है ये, तो ये सारी योजनाएं जो है प्लांट्स बनाए गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। एक और है, देख लेते हैं, सिंदरी उर्वरक कारखाना, जो कि उर्वरक बनाती है। ये फेमस कारखाना है उर्वरक बनाने का सिंदरी में, सिंदरी का, जो कि धनबाद झारखंड में है, ये स्थापित हुई है। फिर अब आगे देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड ईयर प्लान। तो थर्ड ईयर प्लान जो है 1961 से 1966 तक रहा। तो इसका जो मॉडल था वो जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती, तो जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इस योजना का लक्ष्य जो है, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना का जो लक्ष्य था कि भारत को आत्मस्फूर्ति या स्वस्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना तथा साथ कृषि एवं उद्योग दोनों का समान रूप से विकास करना। मतलब इसमें कृषि के साथ साथ
भारी जो उद्योग है दोनों, उसके भी विकास पे ध्यान दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास के बारे में ध्यान दिया गया था, द्वितीय में उद्योगों के बारे में, और तीसरे में दोनों को समाहित करके इसको विकसित करने के लिए इसके विकास का लक्ष्य रखा गया था। तो इसलिए कहा गया कि आत्मस्फूर्ति स्वस्फूर्ति अवस्था में भारत को पहुंचाना, ये इसका लक्ष्य था। तो यह योजना असफल रही, क्योंकि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया, और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, और 1965 से 66 में भयानक सूखा पड़ गया भारत में। तो इन तीन आपदाओं के कारण जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो सफल नहीं हो सकी। और इस योजना में जो है रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई। और भी इम्पोर्टेंट देखते हैं, ये चार जो है संस्थाएं बनाई गई। पहला है 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई की स्थापना हुई, और 1964 में आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई, जो कि आप लोग जानते होंगे, 1965 में इसकी स्थापना हुई एफसीआई की, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुई। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है भारतीय खाद्य निगम, इसकी स्थापना कब की गई? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई। फिर आगे देखते हैं 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन यानी एपीसी की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है योजना अवकाश आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है। तो प्लानिंग योजना यानी प्लानिंग हॉलीडे योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच जो है योजना अवकाश आ जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो तीसरी योजना की असफलताओं के कारण चौथी योजना समय से प्रारंभ नहीं हो सकी, अतः सरकार ने जो क्या किया 1966 से 1971 के बीच तीन एक वर्षीय योजना चलाई। एक वर्ष की योजना 3 बना दी सरकार ने, क्योंकि पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो सकी। भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण और जो सूखा पड़ा था इसके कारण जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो सकी, तो एक वर्षीय योजना 3 बना दी गई। तो दो योजना अवकाश क्या होता है ये देखते हैं। दो योजनाओं के बीच का जो अवकाश होता है वो योजना अवकाश होता है। जैसे कि तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच एक अवकाश आ गया है, तो दो योजना पंचवर्षीय योजनाओं के बीच जो अवकाश आ गया है उसको ही बोलते हैं योजना अवकाश। तो आगे देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम अक्सर पूछता है कि हरित क्रांति जो है किस पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी? तो हरित क्रांति जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी। तो 1966 से 1967 के दौरान भारत में हरित क्रांति जो है आई थी। तो 1969 में क्या हुआ कि नसीमन कमेटी के सुझाव पर जो है लीड बैंक की स्थापना हुई, जिसका काम था आरबीआई को दिशा निर्देश देना। तो एक बैंक स्थापित किया गया जिसका नाम था लीड बैंक, जो आरबीआई द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसको बताना इसका काम था। तो आगे देखते हैं हरित क्रांति में कि इस दौरान खाद्यान्न की कमी को देखते हुए एक नई कृषि उत्पादन नीति अपनाई गई, और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज उर्वरक का व्यापक प्रयोग होने लगा, और सिंचाई क्षमता का विस्तार हुआ तथा भू संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। और इसके प्रणेता जो थे एम एस स्वामीनाथन। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति के जो जनक, जो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? वो थे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक या हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं। फिर आगे देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है शुरुआत हुई थी 1969 से 1974। 1974 से 1974 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, और इसका मॉडल जो था वो अशोक रुद्र एवं एल.एस. मान्ने। और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए चौथी पंचवर्षीय योजना का। इसका लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति।
इसको एग्जाम में अक्सर ये इस तरह पूछ लेता है कि आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। और इस योजना में क्या इम्पोर्टेंट काम किया गया था कि जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इस चौथी पंचवर्षीय योजना में। 1974 में भारत द्वारा और क्या किया गया था, 1974 में भारत द्वारा राजस्थान के पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, जो पहला परीक्षण था। मतलब भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया 1974 में, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया, जो कि एक भूमिगत परीक्षण था। और इस परीक्षण का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया इस परीक्षण का। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। एग्जाम में अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो वो था चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद आगे देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी कहाँ से कहाँ तक थी, एक मिनट, तो आगे देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है आपकी 1969 से 1974 थी। फिर 1974 के बाद फिर आगे देखते हैं 1974 से 1979 के बीच जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो था डीपी धर मॉडल। डीपी धर, ये इसका मॉडल इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। तो इसका लक्ष्य क्या था, निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन वो मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना जो है निर्धनता उन्मूलन के लिए इतना डेडिकेटेड नहीं था, तो वह अधूरा रह गया था निर्धनता उन्मूलन का लक्ष्य, जिसको तो निर्धनता उन्मूलन का लक्ष्य जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसको पूरा किया गया बचे हुए लक्ष्य को। तो निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है इसका लक्ष्य था। और इस योजना में मिनिमम नीड प्लान कार्यक्रम चलाया गया था, मिनिमम नीड प्लान। आगे देखते हैं, इसमें दो तीन चीज़ें हुई थी। 1977 से 1978 में काम के बदले अनाज योजना चालू की गई थी। मतलब जैसे मनरेगा है वर्तमान में चलता है, तो मनरेगा में क्या होता है, नगद पैसे मिलते हैं, तो उसी जैसे इसमें योजना चलाई गई थी मजदूरों के लिए। तो इसमें पैसे नहीं दिए जाते नगद, इसमें क्या किया था, काम के बदले उन्हें अनाज दिया जाता था। जो मजदूरी करते थे मजदूरों को सरकार की तरफ से काम के बदले अनाज दिया जाता था। फिर 2 अक्टूबर 1975 में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई। आगे देखते हैं नोट एक छोटा सा कि 1975 से 1976 में आपातकाल के कारण जो है यह योजना जो है समय अवधि को और सत्ता परिवर्तन होने पर जनता पार्टी सरकार ने जो है ये मैंने अभी बताया था ऊपर ना कि छठी पांचवी बात जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था जो है उसको 1 साल पहले ख़त्म कर दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना को, क्योंकि उस समय पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार आ गई थी। कांग्रेसी सरकार यानी जनता पार्टी सरकार आ गई थी, जिसके वजह से इस योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया। तो जनता पार्टी सरकार ने 1979 से 1 वर्ष पूर्व ही इसे समाप्त कर दिया, यानी 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया। ये योजना जो है 1974 से 1979 के बीच चलना चाहिए, तो 1974 से 1978 के बीच ही चला, यानी 1 साल पहले ये योजना समाप्त कर दी गई। और क्या किया गया कि 1978 से 1983 तक जो है एक अनवरत योजना लागू कर दिया गया। ठीक,
मतलब ये एक नई योजना 1978-1983 के लिए लागू की गई, जिसे अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान का नाम दिया गया, जो कि दूसरी योजना अवकाश थी। तो दूसरी योजना अवकाश में जो है एक रोलिंग प्लान आया था, परंतु 2 साल के बाद ही जनता पार्टी सरकार गिर गई और फिर से कांग्रेस आ गई, सत्ता में आ गई। तो इस अनवरत योजना को जो फिर से समाप्त कर दिया गया और एक नई योजना प्रारंभ की गई। तो उसके बाद जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना फिर से आती है। तो 1980 से 1985 के बीच 6ठी पंचवर्षीय योजना रही। तो इसका मॉडल जो था वो था इनपुट आउटपुट मॉडल। तो इनपुट आउटपुट मॉडल ये 6ठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है। और इसका लक्ष्य क्या था? गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन, और इस 6ठी में क्या गया? गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार का सृजन करने का भी लक्ष्य रखा गया। ठीक, 6ठी योजना को 2 बार अपनाया गया, एक बार जो जनता पार्टी ने और एक बार कांग्रेस ने, क्योंकि जनता पार्टी आ गई थी बीच में 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, लेकिन बाद में वो हट गई, फिर से कांग्रेस आ गई। तो कांग्रेस ने बाद में मतलब 6ठी पंचवर्षीय योजना को बाद में कांग्रेस ने संभाल लिया। तो इस योजना में गरीबी निवारण के लिए कैलोरी का आधार बनाया गया। मतलब जैसे कि वर्तमान में जो है गरीबी का निर्धारण जो है हम प्रति व्यक्ति आय से निर्धारित करते हैं, लेकिन इस समय जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी का निर्धारण कैलोरी के आधार पर किया गया। कैलोरी मतलब ऊर्जा की नापने की एक इकाई है कैलोरी। तो हम जो भोजन करते हैं तो उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को जो है कैलोरी में नापा जाता है। तो इस कैलोरी को जो है एक मानक बनाया गया था गरीबी का निर्धारण करने के लिए, कि कौन व्यक्ति कौन कितना गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है या ऊपर है। तो इसका निर्धारण करने के लिए कैलोरी को एक मानक बनाया गया था। तो ग्रामीणों के लिए 2400 कैलोरी जो है प्रतिदिन, एक व्यक्ति के लिए जो 2400 कैलोरी जो है ग्रामीणों के लिए वो निर्धारित किया गया, और शहरों के लिए जो 2100 कैलोरी प्रतिदिन सीमा निर्धारित किया गया। यानी ग्रामीण व्यक्ति के लिए जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो ग्रामीण है उसको 2400 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा उसको मिलना आवश्यक है, और जो शहर का जो व्यक्ति है उसको 2100 कैलोरी जो है ऊर्जा मिलना वो तय सुनिश्चित किया गया। कि ये जो है हमारे सरकार की जिम्मेदारी थी कि इतनी कैलोरी जो है ग्रामीण व्यक्ति को और शहरी व्यक्तियों को मिले। इस योजना के दौरान जो है बहुत सारे रोजगार सृजन वाले कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, बहुत सारे रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए गए। और क्या किया गया कि 1980 में 6 बड़े बैंकों का जो बचे हुए बैंक थे, अभी 4 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, बाकी बचे हुए 6 बैंक थे उनका दोबारा फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अक्सर आता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, है ना दोस्तों? तो 12 जुलाई 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 6ठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय जो बैंक था इसकी स्थापना की गई थी। और एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है इसकी स्थापना भी 6ठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड बैंक और एक्सिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के बाद की गई थी। सॉरी, बाद नहीं, 6ठी पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। आगे देखते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना के बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 तक रहा, इसका मॉडल था वस्तु मजदूरी मॉडल, और इसका लक्ष्य क्या था? कृषि विकास से प्रेरित समृद्धि, कृषि विकास से को प्रेरित करना इसका लक्ष्य था। और इस योजना में 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई, और 1988 में सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक संस्था बनाई गई। सेबी क्या करता है? ये निगरानी करता है, मतलब बैंक वो बीमा योजना वगैरह, बीमा जो भी बीमा एजेंसी है उन सब की जो है निगरानी करता है। तो बैंक डिटेल्स पर निगरानी रखता है, और जो बैंक की जो डिटेल्स है लोगों की
उस पर निगरानी रखता है सेबी। आगे देखते हैं। अब इसके बाद योजना अवकाश आ जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक जो है कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई, क्योंकि देश में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी और भुगतान संतुलन की समस्या खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से योजना अवकाश 2 वर्ष का आ गया था 1990 से 1992। तो अब 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 तक रहा और इसका मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसका लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वह था मानव संसाधन विकास। तो मानव संसाधन विकास जो 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही 1 जनवरी 1995 को जो है भारत WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। तो इस योजना में लोगों को स्वच्छ पानी, रोग प्रतिरोधक टीके और 15 से 35 वर्ष के लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन इत्यादि के लिए प्रयास किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट थे इसमें। 8वीं पंचवर्षीय योजना में WTO का सदस्य बन गया हमारा भारत, और जो है रोग प्रतिरोधकता टीके का विकास किया गया है, और 15 से 35 वर्ष के लोगों को के बीच जो निरक्षरता थी उसको उन्मूलन के लिए प्रयास किया गया था। फिर आगे देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 तक चला। तो इसका भी मॉडल भी जो है इनपुट आउटपुट मॉडल था। इसका लक्ष्य क्या था? सामाजिक न्याय, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ समृद्धि। इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है 9वीं वाले में, बस ये मॉडल पूछता है एग्जाम में और ये लक्ष्य पूछ लेता है। इस क्या लक्ष्य था? सामाजिक न्याय, लोगों को सामाजिक न्याय देना, मैं न्यायालय के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाना। न्यायपूर्ण वितरण मतलब जो भी योजनाएं होती है सरकार की, और उन योजनाओं का लाभ जो है बराबर सबको मिलता रहे, जो भी ज़रूरतमंद है, मतलब गैर ज़रूरतमंदों को नहीं, और सबको बराबर मिलता है उस योजना का लाभ। इसीलिए न्यायपूर्ण वितरण इसका लक्ष्य रखा गया है। और समानता के साथ समृद्धि, और सभी लोगों की समृद्धि हो और समानता रहे देश में, कोई भेदभाव ना हो, इसका लक्ष्य, इसका ध्यान रखा गया इस 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था सामाजिक न्याय, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ समृद्धि। और इसी के बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक चला। इसका कोई मॉडल नहीं था, और इसका लक्ष्य भी जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना से मिलता जुलता है। इसका लक्ष्य था सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास। मतलब इसमें एक नया शब्द जुड़ गया, आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय हो, सबको सामाजिक न्याय मिले, सबको समानता से देखा जाए, और उसके साथ साथ हमारे देश का आर्थिक विकास हो। 10वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था। तो इस योजना में क्या किया गया कि सभी बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने तथा 5 वर्ष तक की उम्र के शिक्षा का प्रावधान करना लक्ष्य किया गया। मतलब सभी बच्चों को, चाहे गरीब हो अमीर, सबको स्कूल में दाखिल करना, और 5 वर्ष तक की उम्र जो है में जो बच्चा हो जाता है उसको शिक्षा प्रदान करना, इस 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 तक चला। तो इसका मॉडल था योजना आयोग का पत्र, और इसका लक्ष्य था तीव्रतर तथा आर्थिक समावेशी विकास। बस इसको ऐसे याद कर लीजिए, एग्जाम ऐसे ही पूछता है कि तीव्रतर तथा अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना का है? वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी फास्टर मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूसिव। इस योजना में क्या किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि प्रारंभिक शिक्षा को जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इम्पोर्टेंट यानी अनिवार्य बना दिया गया। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद देखते हैं लास्ट, वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी जो कि 2012 से 2017
तक चला, तो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। और इसका मॉडल जो था और इसका लक्ष्य भी जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक शब्द अलग एक्स्ट्रा आ गया है, वो है संपोषणी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तीव्रता तथा आर्थिक समावेशी विकास। इसका लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्र संपोषणी तथा अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इस योजना में क्या किया गया कि 90% भारतीयों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया। और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इस योजना में पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको आप ध्यान से एक दो बार देखिए और यकीन मानिएगा कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आपको छूटेंगे नहीं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसको अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।